यस डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका रूल्स रेगुलेशन मैंने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब का, और उसमें एग्रीमेंट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। आज मैं आपको इसी में ऑब्जेक्ट का यूज बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्या, ये आपको जानने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन होता है या कोई फिर प्रोनाउन होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारी जरूरत होती है बात को पूरी करने के लिए। बगैर ऑब्जेक्ट का हम पूरी बात नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि गाय घास खाती है, अगर मैं इसमें घास को छोड़ दूं और कहूं कि गाय खाती है, तो क्या आप समझ जाओगे कि गाय क्या खाती है? आपके जहन में बना रहेगा कि भाई गाय खाती क्या है। तो ये आप समझो, गाय कुछ भी खा सकती है, पत्तियां खा सकती है, घास खा सकती है, बाकी आप वो आप चाहोगे कि भाई एक्स्ट्रा कोई हाथ से जा रहा होगा तो रोटी खा सकती है। ऑब्जेक्ट किसी भी रूप को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जान लो कि ऑब्जेक्ट जरूरत होती है बात को पूरी करने की, जिस नाउन या प्रोनाउन पर आपके काम का असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर गाय घास खाती है तो खाने का असर किस पर पड़ता है? घास पर पड़ता है। क्योंकि घास को जब गाय खाती है तो कचूमर किसका निकलता है? वो दांतों के तले पिस कौन सा रहा? वो घास पिस रही है। इसलिए घास ही जो है सारे मुसीबत को सह रही, इसलिए घास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। पूरा का पूरा खाने का असर किस पर पड़ रहा? वो घास पर पड़ रहा। इसी तरह अगर हम कहें कि मैं रोटी खाता हूं, तो हमारा खाने का असर किस पर पड़ रहा? रोटी पर पड़ता है। दांतों तले कौन चिबा रहा, पिस रहा? वो रोटी पिस रहा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि बच्चे ने कुत्ते को मारा, अब आप देखिए कि अगर बच्चे ने कुत्ते को मारा या कुत्ते को मारता है तो आवाज भौंकने की या चीखने की किससे निकलेगी? कुत्ते के मुंह से निकलेगी, किसी और के मुंह से तो नहीं निकलेगी। यानी कुत्ते पर असर पड़ रहा है बच्चे के मारने का। तो यही ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप ये जानिएगा कि हाँ, मारने का असर, काम करने का असर किस पर पड़ता है, खाने का असर किस पर पड़ रहा। मैं अगर कुछ लिखता हूं तो लिखने का असर किस पर पड़ रहा। तो लिखने से अगर मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? चिट्ठी पर। लिखने से चिट्ठी लिखी जा रही, तो यहां पे चिट्ठी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जरूरी होता है जब आप किसी बात को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसीलिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कहूं, जैसे पहले सेंटेंस बताया था कि गाय घास खाती है, तो अब इसके इंग्लिश आप कैसे बनाओगे? उसके इंग्लिश बनाओगे सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा दोस्तों लास्ट में होगा, आखिरी में ऑब्जेक्ट को रखना है। यानी कि आप कहोगे द काउ ईट्स ग्रास। इसी तरह बच्चा जो है वो कुत्ते को मारता है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे? द चाइल्ड हिट्स या बीट्स द डॉग। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप जब वर्ब के बाद रखते हैं तो बात पूरी हो जाती है। ये रहा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों आगे आपको अगर अपने इसी काम पर जोर देना हो, अगर आप इसे एम्फैटिक सेंटेंस बनाना चाहते हो, एम्फेसाइज करना चाहते हो इस पर, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे मजे की बात है, जैसे अगर आप कहते हो कि मैं जानता हूं, आपके दोस्त कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो, तो आप बोल रहे नहीं मैं जानता हूं। अब फिर आपका दोस्त कहता है नहीं आप नहीं जानते हो, तो आप जोर देके बोलते हो कि मैं जानता ही हूं। तो इसके लिए जानता ही हूं ये एक एम्फैटिक वर्ड है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के फौरन बाद डू या डस का इस्तेमाल करेंगे। डू डस का इस्तेमाल कहां होना चाहिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें आप गलती मत करोगे। अभी मैं जो बता रहा हूं ये आप कंसंट्रेट करो कि हमें डू डस लगाना है ठीक सब्जेक्ट के बाद। यानी कि मैं जानता ही हूं, इसके लिए आप इंग्लिश बोलोगे आई डू नो। तो जब आप कहते हो आई डू नो,
तो ये आपका हो गया कि मैं जानता ही हूं, मैं पढ़ता ही हूं, आई डू रीड, मैं मिलता ही हूं, आई डू मीट, वे आते ही तो हैं, ये यहां पे ये भी है जोर देने का वर्ड, वो आते ही तो हैं, यानी यू आर जस्ट emphasizing on your statement that they come. यहां पे आप क्या यूज करोगे? they do come. तो they do come यानी वो आते ही तो हैं। अब अगर क्लास का बच्चा कहे कि नहीं वो मुझे मारता ही तो है, तो ये क्या हुआ? जोर देना हुआ। तो यहां भी आप इंफेटिक बना रहे हो, जोर दे रहे हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको डू लगाना है। बच्चा कहे कि वह मुझे मारता ही तो है, मीन्स ही डज बीट मी। तो डज का वर्ड और डू का वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंफेटिक सेंटेंस बनाने के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों ये आपका बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ये इंसान जब आप किसी से बात करोगे तो ये डू डज का इस्तेमाल करता है। क्यों? उसको जोर देना है, उसके अपने स्टेटमेंट पर जोर देना है, इसलिए वो डू डज का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इसी में आप नॉट का यूज कर दो तो भाई क्या बात है, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और ये बहुत आसान है। आप कहोगे मैं नहीं जानता हूं, तो आप क्या करोगे? उसी डू या डज में नॉट बढ़ा दो, यानी आई डोंट नो, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, वह नहीं मिलता है, ही डजंट मीट। अब वो किससे मिलता है, क्या नहीं खेलता है, ऑब्जेक्ट आप बढ़ा दो जैसी आपकी मर्जी हो। तो ये आसान सी चीज है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप इससे आप किसी भी तरह का ऐसे लिख सकते हो, किसी चीज के ऊपर बात कर सकते हो। जैसे आप फूल के ऊपर बात करना चाहते हो तो आप फूल के ऊपर बात कर सकते हो। कई सेंटेंसेस आप फूल पर बोल सकते हो, जैसे कि फूल खिलता है, फूल खुशबू देता है। तो आप यहां पे आप क्या बोलोगे? द फ्लावर ब्लूम्स, फूल खुशबू देता है, द फ्लावर गिव्स फ्रेग्रेंस। या यहां पे इससे अच्छा वर्ड होगा एमिट, द फ्लावर एमिट्स फ्रेग्रेंस। एक और वर्ड है गिव्स आउट का यूज करो। तो वर्ड पावर तो खैर बढ़ाना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो जितने ईंटें होंगी दोस्तों, उतनी ही ऊंची आपके मकान बनेगी। यानी ईंट क्या है? हमारे वर्ड्स हैं। अगर मान लो आप एक दीवार खड़ी करना चाहते हो तो उस दीवार को खड़ी करने के लिए ऊंचाई के मुताबिक कितनी ईंटें चाहिए, ये आप खुद बेहतर जानते हो। अगर ईंट ना हो तो क्या दीवार बन जाएगी? नहीं बनेगी। ठीक उसी तरीका से हमें वर्ड पावर भी बढ़ाना पड़ेगा। किसी बात को बोलने के लिए हमारे पास जब तक वर्ड पावर्स नहीं होंगे, हम अपने नोशंस को, अपने ख्यालात को इजहार नहीं कर सकते। वी कांट मेक एन एक्सप्रेशंस टू द नोशंस एंड द थॉट्स और द आइडियाज। सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू इंक्रीज द वर्ड पावर। तो मैं आपको बता रहा था फूल के ऊपर कि फूल खुशबू देता है, तो इसके लिए मैंने आपको 3 वर्ड बताए। द फ्लावर गिव्स आउट फ्रेग्रेंस, द फ्लावर एमिट्स फ्रेग्रेंस, और सिंपल साधारण बहुत ही ऑर्डिनरी जो वर्ड है वो है गिव। तो द फ्लावर गिव्स फ्रेग्रेंस। तो यहां पे आप बेहतर से बेहतर वर्ड यूज कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा इंप्रेसिव बने और ज्यादा अट्रैक्टिव बने। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा था। अब यहां पे हम चलते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बता रहा था कि डू डज, अगर सिर्फ डू डज लगाते हैं तो इंफेटिक बनता है। उसी में नॉट आप बढ़ा दीजिए, सिर्फ नॉट बढ़ाइएगा, सेंटेंस ऑटोमेटिक नेगेटिव बनेगा। कितना आसान और मैजिकल है आप समझ सकते हैं। ये आपको सिर्फ याद रखना है। यानी कि मैं नहीं जानता हूं तो आप बोलिए आई डोंट नो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच मी। मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वह काम नहीं करता है, ही डजंट वर्क। वह ध्यान नहीं देता है, ही डजंट टेक केयर, ही डजंट पे अटेंशन, ही डजंट पे हीड। सो मेनी वर्ड्स आर देयर। तो दोस्तों अब इसी को हम आगे चलते हैं। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना हो तो बहुत सिंपल है। ये डू और डज जो मैंने आपको बताया, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। किससे? सब्जेक्ट से पहले रखिए। जब आप डू डज सब्जेक्ट से पहले रखिएगा तो ये कंप्लीट सेंटेंस जो आपका है वो इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा।
तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा जब आप डू डज से किसी से क्वेश्चन करते हैं। यानी आप अगर कहते हैं किसी से डू यू स्पीक इंग्लिश, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डू से आपने सेंटेंस की शुरुआत की, यानी कि ये संकेत है कि आप अगला से क्वेश्चन कर रहे हो। तो वो उसका आपको जवाब देगा यस या नॉट में। तो यानी वो कहेगा या आई स्पीक इंग्लिश। और अगर वो नहीं कहता है, नहीं बोलता है इंग्लिश, तो बोलेंगे नो आई डोंट। तो यहां पे बोलने का भी तरीका है दोस्तों, ये नहीं कि यस आई स्पीक इंग्लिश और यस नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसको बोलने का भी तरीका है यस आई डू। जब आप अफर्मेटिव में बोल रहे हैं तो आप कहिए कि यस आई डू, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं। और जब वो नेगेटिव में कहे कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो मतलब ये हुआ कि वो कहेगा नो आई डोंट। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका हुआ। तो हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले डू डज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सेंटेंस और भी आप बना सकते हैं। डज ही वर्क इन द फील्ड, क्या वह खेत में काम करता है? आप कह सकते हैं नो ही डजंट। अगर वो काम करता है तो आप कह सकते हो या ही डज। दैट्स इनफ। यू नीड नॉट कंप्लीटली रिपीट द sentence which has been used in his questioning. So you just tell only the part of the sentence. Yes, I do or no, I don't. That is enough. तो दोस्तों ये आपका रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बीच में मैंने बताया आपको एम्फैटिक सेंटेंस। यहां पे आप मैं एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं ताकि आपको जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट होम टू यू, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। जैसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है कि वह आता है, सिंपल आप बोलो ही कम्स। नेगेटिव में इसे बदलना हो तो आप कहो ही डजंट कम। जब क्वेश्चन करना हो तो आप कहो डज ही कम। एक चीज और याद रखिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सिंपली डज ही कम ऐसे नहीं बोलना है, आप ये कहिए डज ही कम। ऐसा लगे अगला को, सुनने वाले को, कि आप आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है। आप एक्सप्रेशन भी उसी तरह का दोगे, टोन भी वैसा ही आपका होगा क्वेश्चन की तरह, डज ही कम। तब अगला आपको फौरन जवाब देगा यस ही डज और ही डजंट। अगर आपको आगे क्वेश्चन करना है शक को दूर करने के लिए, जैसे क्या वो नहीं आता है, तो आप बोलोगे डजंट ही कम या डज ही नॉट कम। तो अगर नॉट को डज के साथ ही रख दोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, अलग से नोट लगाने की झंझट नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ये सिमट जाएगा। तो डजंट ही कम, क्या वो नहीं आता है? डजंट ही टीच यू, क्या वो तुम्हें नहीं पढ़ाता है? डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं समझते हो? दिस raises in you the surprise. You want to say, क्या भाई आप इंग्लिश नहीं जानते हो? He is wondering at it. He is wondering at it कि वो इंग्लिश नहीं समझता, तुम इंग्लिश नहीं समझते। तो इसीलिए ये क्वेश्चन किया जाता है नॉट के साथ। Don't you understand English? Doesn't he understand English? So this is a matter of surprise that the person is not able to understand English. What is the reason? So easiest language it is, and in spite of that he doesn't understand English. It is a matter of surprise. This is the reason, my dear friends, I am telling you. तो ये रहा हमारा सिलसिलेवार, और इसमें एक जोर देने के लिए आप सिर्फ डू डज लगाओगे। कब? सब्जेक्ट के फौरन बाद। मैं जानता ही तो हूं, आई डू नो। मैं इंग्लिश बोलता ही तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश। वह मुझसे मिलता ही तो है, ही डज मीट मी। वह मुझे पढ़ाता ही तो है, ही डज टीच मी। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर इसे अच्छी तरह से समझ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप अपने रोजाना की आदत को बता सकते हो, रोजाना के डेली रूटीन को बता सकते हो, और कोई भी नेचुरल हैपनिंग्स को आप बता सकते हो। जैसे बारिश होती है, ये नेचुरल हैपनिंग्स है। तो बारिश होती है, यहां एक चीज का याद रखना कि ऐसा वर्ब जिसका बिना ऑब्जेक्ट का बात पूरी हो जाए तो वहां पे इट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि रेन्स नहीं कह सकते,
आप वहां पे इट का इस्तेमाल करोगे और कहोगे इट रेन्स, बारिश होती है। तो इस तरीके से आपका नेचुरल हैपनिंग्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए आप बोल सकते हो। यू कैन मेक एन एक्सप्रेशंस टू द थॉट एंड नोशंस परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन केस योर सेंटेंसेस आर जस्ट विद इन द एम्बियट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So दोस्तों, this is enough for today, and in next video I will teach you present continuous tense. So if you haven't yet subscribed my channel, subscribe it and share it as far as possible, and if you want to see my home assignment, you may see it in the description box. All the home assignments are followed by the link that you have to click and you will get the home assignment. Thank you very much.